यह सच्ची कहानी वर्ल्ड वॉर सेकंड की है। कैसे एक कलाकार की पूरी फैमिली को जर्मनों ने निपटा दिया, लेकिन वह अकेला बेचारा 88 साल तक संघर्ष करता रहा। दोस्तों, लास्ट तक देखना, यह कहानी आपको पक्का रुला देगी। इस मूवी का नाम है द पायनिस्ट। इस फिल्म की कहानी 1939 में पोलैंड और जर्मनी के बीच युद्ध के बाद की है। कहानी एक पियानो वादक स्पिलमैन के बारे में है, जो पियानो बहुत अच्छी तरह से बजाने के लिए काफी फेमस होता है। वह रेडियो स्टेशन पर काम करता है। एक दिन जब वह पियानो बजा रहा होता है तो अचानक चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं। खतरे के बावजूद स्पिलमैन अपना पियानो बजाता रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि एक जोरदार विस्फोट से उसके सिर पर चोट लग जाती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग जल्दी से बाहर निकल लेते हैं। तभी भगदड़ के बीच में एक लड़की स्पिलमैन से मिलती है और उसके पियानो बजाने की तारीफ करती है। इस मुलाकात के बाद स्पिलमैन अपने घर लौट आता है, जहां उसका परिवार अपना सामान पैक कर रहा होता है। अब उसके परिवार में माँ, बाप, 2 बहनें और एक भाई होता है। वे उससे कहते हैं कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है, लेकिन स्पिलमैन मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर उन्हें मरना ही है तो अपने ही घर में मरेंगे। कुछ समय बाद वे सब रेडियो पर सुनते हैं कि हालात पर काबू कर लिया गया है, जिससे स्पिलमैन के परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है। हालांकि उनकी खुशी के बीच ही जर्मन सेना आ पहुंचती है और वे घोषणा करते हैं कि कोई भी यहूदी अपने घर में 2000 रुपये से ज्यादा नहीं रख सकता है और उन्हें दूर से आसानी से पहचाने जाने के लिए अपने हाथों पर सफेद कपड़ा बांधना होगा। अब पता चलता है कि जर्मनों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया है और कुछ दुकानों पर यहूदियों और कुत्तों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अब क्योंकि जर्मनों ने सभी रेडियो स्टेशनों को बर्बाद कर दिया, इसलिए स्पिलमैन की नौकरी भी खत्म हो गई। फिर भी किसी तरह उसे एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन वह उसी लड़की से मिलता है जिसने उसके पियानो बजाने की तारीफ की थी। अब वे दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वे होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहूदियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिर लड़की पार्क चलने के लिए कहती है, लेकिन स्पिलमैन बताता है कि यहूदियों के लिए पार्क में भी एंट्री नहीं है, इसलिए वे वहाँ घंटों खड़े रहकर बातें करते रहते हैं। कुछ समय बाद एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें बताया गया होता है कि सभी यहूदियों को अपने घरों को छोड़कर एक अलग एरिया में रहना होगा, जहां शहर के बाहर से आने वाले यहूदियों को भी रखा जाएगा। अब वह जगह बहुत छोटी होती है और आखिरकार स्पिलमैन के परिवार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिससे स्पिलमैन को अपना प्यारा पियानो भी बेचना पड़ता है। परिवार को एक छोटे से घर में भेज दिया जाता है, जहाँ केवल एक कमरा और एक रसोई है, जिससे वहाँ 6 लोगों के लिए रहना काफी मुश्किल भरा है। तभी वे लोग देखते हैं कि जर्मन सेना यहूदी इलाके के चारों ओर एक दीवार बना रही है, जिससे बिना परमिशन कोई भी बाहर कदम नहीं रख सकता है। अब जर्मन यहूदियों के साथ बहुत ज्यादा क्रूरता का व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही वे यहूदी लड़कों को अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक जर्मन अधिकारी जो स्पिलमैन के परिवार को जानता था, उनके घर आता है और स्पिलमैन के भाई से सेना में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देता है कि वह अपने ही लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकता। फिर अधिकारी स्पिलमैन से भी पूछता है, लेकिन वह भी मना कर देता है। इससे स्पिलमैन के परिवार के लिए हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। स्पिलमैन और उसका भाई दोनों सड़कों पर किताबें बेचते हैं, लेकिन इस चल रहे युद्ध के बीच अब कोई भी किताबें नहीं खरीदना चाहता है, जिससे उनके पास पैसों की और कमी हो जाती है। हालांकि तभी स्पिलमैन को फिर से पियानो बजाने का काम मिल जाता है, लेकिन उनके चारों ओर की स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। सड़कों पर यहूदियों के शव पड़े हुए थे, जिन्हें जर्मनों ने जब चाहा निपटा दिया। इसलिए यहूदी अपनी सुरक्षा के लिए रात में सभी लाइटें बंद कर देते थे। एक रात जर्मन सेना एक घर में घुसती है, जहां एक परिवार मेज पर खाना खा रहा होता है। वे सभी को खड़े होने का आदेश देते हैं, लेकिन एक विकलांग आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। जर्मन अधिकारी उसे खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश देता है और फिर उसके परिवार को भागने के लिए कहता है। जैसे ही परिवार के लोग भागते हैं, सैनिक उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। यहूदियों पर जुल्म बिना रुके जारी रहता है। तभी एक दिन खबर फैलती है कि सभी यहूदियों को लेबर कैंप में भेजा जाएगा। शुरू में कई लोग इसे बस अफवाह मानते हैं, लेकिन यह बात सच निकलती है। जर्मन सभी यहूदियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक ही जगह पर ठूंस दिया जाता है, जहां भूख और प्यास से कईयों की हालत गंभीर हो जाती है। इसी बीच एक बच्चा 20 रुपये में एक टॉफी बेचने आता है, जो बहुत महंगा था। स्पिलमैन के फादर एक एक पैसा जोड़कर एक टॉफी खरीदते हैं, फिर इसे ब्लेड से 6 टुकड़ों में काटकर अपनी वाइफ और बच्चों में बांट देते हैं। अब जब सभी को ट्रेन से ले जाने का समय आता है, तो
एक जर्मन अधिकारी जो पहले स्पिलमैन के घर आया था उसे लाइन से बाहर खींच लेता है। जब स्पिलमैन अपने परिवार को पुकारता है तो अधिकारी उसे चिल्लाने से मना करता है और कहता है कि उसने स्पिलमैन की जान बचा ली है और इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब स्पिलमैन तो भागने में सफल रहता है, लेकिन उसके बाकी परिवार को ट्रेन से भेज दिया जाता है। स्पिलमैन को यह बात पता होती है कि जो लोग भी इस ट्रेन में सवार हैं, वे कभी वापस नहीं आएंगे। यह सोचते हुए वह अपने परिवार के लिए जोर जोर से रोने लगता है। वह उस जगह वापस आता है जहाँ उसका कैंप था, लेकिन वहाँ शवों के अलावा कोई नहीं बचा होता है। फिर वह उस जगह पर जाता है जहाँ वह पियानो बजाया करता था और एक आदमी को एक कोठरी में छिपा हुआ पाता है, इसलिए वह भी उस आदमी के साथ कोठरी में छिप जाता है और वे वहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं। कुछ समय बाद हालात थोड़े ठीक होते हैं तो वे दोनों बाहर निकलते हैं। स्पिलमैन, जो कभी पियानो प्लेयर था, अब एक मजदूर के रूप में काम करने लगता है और अपने कैंप में बचे हुए यहूदी लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर है। जर्मन अपनी मर्जी से यहूदियों को मारते रहते हैं। तभी एक दिन स्पिलमैन एक आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि हर दिन कई यहूदियों को मालगाड़ी से भेजा जाता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता, जिसका मतलब है कि जर्मन धीरे धीरे उनका किस्सा खत्म कर रहे हैं। एक दिन जब स्पिलमैन ईंटें उठा रहा होता है तो वह आकाश में जहाज को उड़ते हुए देखता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, ईंटें उसके हाथ से गिर जाती हैं, इसलिए एक जर्मन अधिकारी उसे बुरी तरह पीटता है। इस घटना के बाद उसका काम भी बदल दिया जाता है। अधिकारी उन्हें बताता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें अपने बीच से किसी को शहर जाकर आलू और ईंटें लाने के लिए चुनना होगा। अब उनमें से एक हर दिन शहर जाता है और खाना लाता है, साथ ही वह बहुत सारी बंदूकें भी लाना शुरू कर देता है। इस तरह वे लोग ढेर सारे हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। स्पिलमैन रात में एक आदमी से कहता है कि वह यहाँ से निकलना चाहता है। आदमी जवाब देता है कि वह निकल जाएगा, लेकिन बाहर निकलना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जर्मन यहूदियों को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पिलमैन अपने साथी से कहता है कि जब वह शहर में काम करता था तो उसने अपने एक परिचित को देखा था जो उसकी तरह ही एक कलाकार है और एक बहुत अच्छा इंसान है। स्पिलमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह इस परिचित को उसकी हालत के बारे में बताए और वह उसे भागने में मदद जरूर करेगा। कुछ दिन बाद स्पिलमैन वहाँ से निकल लेता है और एक लड़की के पीछे वह एक बिल्डिंग के अंदर पहुँचता है। वह उन लोगों के पास आता है जो स्पिलमैन से बताते हैं कि वे उसे वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन हर जगह नजर रख रहे हैं। हालांकि वह आदमी उसे एक घर में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ उसका कैंप हुआ करता था। आदमी वहाँ स्पिलमैन को रहने के लिए कहता है और साथ ही वह बताता है कि उसकी वाइफ स्पिलमैन के लिए खाना पानी लाती रहेगी। जाते जाते वह स्पिलमैन को एक दूसरी जगह का पता भी देता है और उसे सलाह देता है कि अगर कोई समस्या हो तो वह इस पते पर जाए। कुछ दिनों बाद यहूदियों और जर्मनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई में जर्मन सभी यहूदियों को मार देते हैं। अब स्पिलमैन यह सब खिड़की से देख रहा होता है और उसे लगता है कि अगर वह कैंप से न भागा होता तो उसकी भी जान आज खत्म होती। लेकिन एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि उसे यहाँ से जल्द ही निकलना होगा क्योंकि जिस आदमी ने उसे यहाँ रखा था वह पकड़ा गया है। लेकिन फिर भी स्पिलमैन वहाँ रुकने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद ही उसकी खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं और जब वह घर में कुछ खाने की तलाश कर रहा होता है तो कुछ प्लेटें गिर जाती हैं जिससे शोर होता है। तभी बगल में रहने वाली महिला शोर सुनती है और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वह मना कर देता है, इसलिए वह पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तभी स्पिलमैन जल्दी से उस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर निकल लेता है। अब जब वह उस दिए हुए पते पर जाता है और दरवाजा खोलता है तो वह उसी लड़की को देखता है जो पहले उसे पसंद करती थी। हालांकि युद्ध के कारण सब कुछ खत्म हो गया था और अब वह लड़की शादीशुदा है। वह उसके हस्बैंड से मिलता है जो उसे जर्मनों के इलाके में ही रहने के लिए एक कमरा देता है। इसके बाद वह स्पिलमैन को एक आदमी से मिलवाता है जो उसे खाना पानी देगा और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। हालांकि वह आदमी लौटने में काफी समय लगाता है जिससे स्पिलमैन 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाता और भूख से बेहाल हो जाता है। आदमी आखिरकार लौटता है और बताता है कि रूस ने जर्मनों पर हमला कर दिया है। वह स्पिलमैन को आश्वस्त करता है कि जर्मन शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे खाना देने के बाद आदमी चला जाता है। एक दिन वही लड़की और उसका हस्बैंड स्पिलमैन से मिलने आते हैं और उसे बहुत बीमार पाते हैं। अब डॉक्टर को बुलाना मुश्किल होता है, लेकिन लड़की उसे खाना और दवा देती है। वह उसे बताती है कि वे यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। उसका हस्बैंड हालात को समझता है और किसी तरह डॉक्टर को बुलाने में कामयाब होता है जो स्पिलमैन का इलाज करता है। डॉक्टर के जाने के बाद जहाँ स्पिलमैन ठहरा हुआ था उस एरिया में युद्ध छिड़ जाता है। अब जर्मनों पर हमला होने लगता है, इसलिए स्पिलमैन वहाँ से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में छिप जाता है। वह कई दिनों से भूखा है क्योंकि उसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया होता है। उसे एक घर में खाने का एक डिब्बा मिलता है, लेकिन वह पूरी तरह से सील होता है। हमले
हमले के दौरान वह डिब्बा उठाकर ऊपर चढ़ जाता है। रात में वह फिर से खाने का डिब्बा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जर्मन अधिकारी आता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। स्पिलमैन जवाब देता है कि वह डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी उससे पूछता है कि वह क्या काम करता है और स्पिलमैन जवाब देता है कि वह एक पियानो प्लेयर है। जर्मन अधिकारी उसे एक पियानो के पास ले जाता है और उसे बजाने के लिए कहता है। स्पिलमैन पियानो बहुत अच्छे से बजाता है। इससे अधिकारी बहुत खुश होता है और स्पिलमैन के यहूदी होने के बावजूद वह उसे छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों तक अधिकारी उसे खाना लाता है। एक दिन अधिकारी उसे बताता है कि दुश्मन सेना नदी के उस पार पहुंच गई है और वे जा रहे हैं। जाने से पहले अधिकारी स्पिलमैन को अपनी कोट देता है क्योंकि बहुत ठंड थी। अधिकारी के जाने के बाद अराजकता फैल जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो स्पिलमैन अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है। बाहर के लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं क्योंकि वह जर्मन अधिकारी की कोट पहने हुए होता है। वह उन्हें बताता है कि वह जर्मन नहीं बल्कि पोलिश और यहूदी है। वे उससे पूछते हैं कि वह इस जालिम कोट को क्यों पहने हुए है और वह बताता है कि उसने यह खुद को गर्म रखने के लिए पहनी थी। वे समझ जाते हैं कि वह पोलैंड का है और उसे अकेला छोड़ देते हैं। दूसरी ओर जिसने स्पिलमैन की जान बचाई वह जर्मन अधिकारी पकड़ा जाता है। वहाँ एक आदमी आता है और सबको बताता है कि जालिमों ने उससे उसका परिवार छीन लिया। यह सुनकर एक जर्मन अधिकारी उससे पूछता है कि क्या वह स्पिलमैन को जानता है। आदमी जवाब देता है हाँ, उसे कौन नहीं जानता। अधिकारी उससे कहता है कि उन्हें बताओ कि वह मुसीबत में है क्योंकि उसने स्पिलमैन की जान बचाई थी। दूसरी ओर स्पिलमैन फिर से रेडियो पर पियानो बजाना शुरू कर देता है। जो आदमी जर्मन अधिकारी से मिला था वह स्पिलमैन को बताता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी वह अधिकारी पकड़ा गया है। लेकिन जब स्पिलमैन उसे बचाने जाता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। पोलैंड अब जर्मनों के अत्याचार से आजाद हो गया है, लेकिन स्पिलमैन ने अपना परिवार खो दिया है और उस जर्मन अधिकारी को नहीं बचा सका जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद स्पिलमैन 88 साल तक जिंदा रहे और 6 जुलाई सन 2000 को उनका निधन हो गया।